Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. What about others? Okay, so today we have to start. Today we have to start with the second order. The nobility priest place themselves in the first order. Priest जो थे पुजारी लोग जो हुआ करते थे, यानी कि चर्च से रिलेटेड जो लोग हुआ करते थे उस समय में उन्होंने अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर में डाला था और नोबल्स जो थे उनको सेकंड ऑर्डर में डाला था. द नोबिलिटी हैड इन रियलिटी अ सेंट्रल रोल इन द सोशल प्रोसेसेस. अब नोबिलिटी जो थी उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था, सेंट्रल रोल था जितने भी समाज के अंदर प्रोसेसेस होते थे उसमें. दिस इज बिकॉज दे कंट्रोल लैंड, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जमीनें कंट्रोल किया करते थे. दिस कंट्रोल वाज द आउटकम ऑफ अ प्रैक्टिस कॉल्ड वसलेज. अब ये कंट्रोल क्यों होता था? बिकॉज ऑफ वसलेज, क्योंकि वो क्या करते थे, जो कंट्रोल करते थे उसका एक रिजल्ट निकल के आता था, दैट इज व्हाट वी कॉल वसलेज. वसलेज की प्रैक्टिस होती थी, which you'll be understand in the next paragraph. द किंग्स ऑफ फ्रांस वर लिंक्ड टू द पीपल ऑफ बाय वसलेज. अब जो राजा लोग हुआ करते थे फ्रांस के, वो लोगों से किस इस हिसाब से जुड़े होते थे? वसलेज से. सिमिलरली टू द प्रैक्टिस अमंग द जर्मनिक पीपल ऑफ whom the Franks were one. और उसी तरीके से यही प्रैक्टिस जो है जर्मनिक लोगों के अंदर भी थी, जहां पर जिनके लिए फ्रैंक्स जो थे वो एक ही था. द बिग लैंड ओनर्स द नोबल्स वर वसल्स ऑफ द किंग. अब ये वसलेज होता क्या है, उसको ऐसे समझिए कि जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, जो नोबल्स की कैटेगरी में आते थे, वो वसल्स होते थे राजा के. एंड पीजेंट्स वर वसल्स टू द वसल्स ऑफ द लैंड ओनर्स, यानी कि बिग लैंड ओनर्स यानी नोबल्स जो है वो राजा को सर्व करेंगे, और जो पीजेंट्स हैं वो लैंड ओनर्स यानी जो नोबल्स है उनको सर्व करेंगे. अ नोबल मैन accepted the king as his seigneur, and they made a mutual promise that the seigneur lord was derived from a word meaning one who provided bread, would protect the vassal and who would be loyal to them. ये important है लाइन, इसको मार्क कर लीजिए, इससे आपको पूरा वसलेज जो है वो समझ में आएगा. बेसिकली एक नोबल व्यक्ति जो है वो राजा को एज अ सीनियर की तरह मानेगा, और वो दोनों के बीच में राजा और लॉर्ड, मतलब राजा और जो राजा को सीनियर की टाइटल मिली हुई है, और जो नोबल मैन है यानी कि लैंडलॉर्ड है उसको, सॉरी लैंड ओनर है उसका और राजा का म्यूचुअल प्रॉमिस है कि जब भी कोई दिक्कत आएगी तो आई विल प्रोटेक्ट यू, और मैं ही तुम्हें जो है ब्रेड प्रोवाइड कराऊंगा. इसीलिए जो सीनियर है उसको लॉर्ड भी बोला जाता है. तो राजा और नोबल मैन के कनेक्शन में राजा लॉर्ड कहलाएगा, और लॉर्ड ये लैंड ओनर जो जमींदार है उसके, और पीजेंट गरीब किसान के कनेक्शन में जो जमींदार है उसको लॉर्ड की उपाधि दी जाएगी. वहां पे वो उसको ब्रेड प्रोवाइड कराएगा. ठीक है, तो लॉर्ड जो है वो डिराइव किया गया है एक वर्ड मीनिंग से. ठीक है, जिसका मतलब होता है जो आपको ब्रेड प्रोवाइड कराए, रोटी प्रोवाइड कराए. ठीक है, वुड प्रोटेक्ट द वसल, और वसल की कैटेगरी में सेकंड व्यक्ति जो है नीचे वाला उसको डाला जाएगा, और वो वसल जो है वो अपने लॉर्ड के प्रति पूरी तरह से लॉयल रहेगा. ये जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड आगे जाकर के काफी सारी चीजें रिलेट कर पाएंगे आप. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत अभी तक की इन लाइंस में तो पूछ सकते हो. No, ma'am. बाकी सबको क्लियर है? यस मैम. ओके, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में. ठीक है, this relationship involved elaborate rituals and exchange of vows taken on the Bible in a church. अब ये जो रिलेशनशिप था उसके उसमें ही कई सारे रिचुअल्स जुड़े हुए थे, और इसमें एक प्रतिज्ञा ली गई थी. इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कई सारे एक्सचेंज हुए थे, जो कि क्या लिए, कहाँ से लिए गए थे? बाइबल जो कि होती है चर्च के अंदर उसमें से लिए गए. टेकन ऑन द बाइबल यानी कि उस पर हाथ रख करके ऐसे जैसे अपन प्रतिज्ञा लेते हैं उस तरीके से लिए गए थे. At this ceremony, the vassal received a written charter or a staff or even a clod of earth as a symbol of the land that was being given to him by his master. इस सेरेमनी के अंदर वसल जो है यानी कि जो नीचे वाला होता है उसको सीनियर जो है वो उसको एक चार्टर, एक स्टाफ दे सकता है. अ क्लॉड ऑफ अर्थ यानी कि एक रिटन इंस्क्रिप्शन जैसे होता है वो दे सकता है, एक सिंबल के तौर पे कि तुम्हें मैंने ये जमीन दी है और इस पर तुम काम कर सकते हो, या तुम्हें मैंने ये स्टाफ दिया ऐसे तुम काम ले सकते हो, या जो भी उनको देना है
उस तरीके से, और वो दिया जाता है उसके मास्टर यानी कि लॉर्ड की तरह, यानी कि सीनियर की तरफ से, ठीक है। द नोबल एंजॉयड अ प्रिविलेज्ड स्टेटस, अब जो नोबल होते हैं उनको एक प्रिविलेज्ड स्टेटस मिला हुआ है। ही हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हिज प्रॉपर्टी इन द परपेचुटी, अब यहाँ पर उनको क्या है, बेसिकली पूरा कंट्रोल मिला हुआ है अपनी प्रॉपर्टी का रियलिटी में, ठीक है। ही कुड रेज ट्रूप्स कॉल्ड फ्यूडल लेवीज, अब ये बेसिकली क्या है, ये कई अपने जो ट्रूप्स, अपनी जो टुकड़ियां होती हैं, आर्मी की टुकड़ी हो गई, वो उनको फ्यूडल लेवीज बोल रहा है, ठीक है। तो वो उसको रेस करता है, यानी उनका पालना पोलना, उनका मेंटेनेंस, वो सब ये देखता है। द लॉर्ड हेल्ड हिज ओन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड कुड इवन कॉइन हिज ओन मनी, अब लॉर्ड यानी ये नोबल जो जमींदार है, ये अपनी खुद के दरबार लगा रहे हैं, ठीक है, और अपनी खुद से कॉइन मनी जो है वो भी ये चला सकते थे। समझ में आया इन दोनों ही पैराग्राफ्स में? अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके। He was the lord of all people settled on his land, अब ये वो लॉर्ड कहलाएगा, जो भी लोग इसकी जमीन पर रह रहे हैं उनका ये लॉर्ड कहलाएगा। He owned vast tracts of land which contained his own dwellings and his private fields and pastures and the homes and the fields of his tenant peasants, अब क्या होता था, इसकी जमीनें जो थी वो बहुत ज्यादा बड़ी होती थी। देखो राजा जो है, राजा का तो पूरा राज्य होता है, राजा के अंडर आ रहे हैं लैंड ओनर्स यानी जमींदार। अब जमींदारों के पास में भी काफी जमीनें हुआ करती थी, ठीक है। वैसे तो वो राजा को सर्व करेंगे, लेकिन उनके अंडर जो लोग हैं उनसे ये सर्विसेज लेते थे। तो बेसिकली जो जमींदार हैं उनके पास में भी काफी जमीनें होती थी, जिसके अंदर काफी प्राइवेट खेत वगैरह हुआ करते थे, पैस्चर लैंड्स हुआ करते थे, घर हुआ करते थे, जिस पर किसान रहते थे एक किराएदार के तौर पर, ठीक है। तो वहां पर उन किसानों के लिए ये कहलाते थे लॉर्ड। हिज हाउस वॉज कॉल्ड अ मैनर, अब जो लॉर्ड का घर हुआ करता था उसको बोला करते थे मैनर, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, एमसीक्यूज के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ये आ सकता है। His private lands were cultivated by peasants who were also expected to act as the foot soldiers in the battle when required, in addition to working on their own farms. अब क्या है बेसिकली, ये जो गरीब किसान इनकी जमीनों पे मैनोर में रहा करते हैं, ठीक है, सॉरी, जो इनका पूरा एरिया है उसमें रह रहे हैं, वहां पर बेसिकली उनको प्राइवेट लैंड्स पे काम भी करना है पीजेंट्स को, और उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब जरूरत आन बढ़े तो आपको आर्मी के अंदर फुट सोल्जर की तरह भी काम करना है, ठीक है। उनके खुद के फार्म्स पे तो वो काम कर ही रहे हैं, ठीक है। इन एडिशन टू वर्किंग ऑन देयर ओन फार्म, साथ साथ आपको जब बोला जाए तो आपको फुट सोल्जर का भी काम करना है। तो बेसिकली यहाँ पे इनसे काफी ज्यादा काम लिया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है ये पैराग्राफ, इसमें कोई दिक्कत? नो मैम। यहाँ पर आपको फ्रेंच नोबल्स जो है उनकी एक स्टार्टिंग फॉर अ हंट, यानी कि हंटिंग के लिए जा रहे हैं, उसकी एक पेंटिंग दी गई है 15th सेंचुरी की। ओके, मूविंग ऑन टू द मेनोरियल एस्टेट। अब ये मेनोरियल एस्टेट के अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा, 13th सेंचुरी का एक यहाँ पे आपको दे रखा है मेनोरियल एस्टेट, इंग्लैंड के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये एस्टेट जो है एक लॉर्ड का हुआ करता था, कॉमन पेस्चर अलग जगह दे रखी है, फेलो लैंड अलग जगह दे रखी है, ठीक है, वेस्ट का अलग लैंड दे रखा है। फिर ऑटम प्लांटिंग कहाँ पे करनी है, ऑटम के मौसम में कहाँ पे कल्टीवेशन होना है वो हो रहा है। ये मैनोर हाउस हो गया, यानी लैंड ओनर जो है उसका घर हो गया, उसके पास में चर्च भी है, ठीक है, पॉन्ड भी है। ये सारी चीजें जो है पूरी एक बहुत बड़ा, एक छोटा सा राज्य जो है उसकी तरह ही हो गया है, जिसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें दे रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वुडलैंड है, यहाँ पे भी वुडलैंड है, यहाँ पे स्प्रिंग प्लांटिंग हो रखी है, यहाँ पर रोड जा रहा है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर पूरी तरह से इंक्लूडेड है। इस पर रहने वाले जो लोग हुआ करते थे वो इसको सर्व किया करते थे, सर्विसेज दिया करते थे, ठीक है। और ये रहा यहाँ पे विलेजेस जहाँ पे काम करने वाले लोग रहते थे, इतना छोटा सा गांव बना करके। चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं। A lord has his own manor house. He also controlled villages. Some lords controlled hundred of villages where peasants lived.
मैनर हाउस हुआ करता था लॉर्ड का, जो और वो विलेजेस जो होते थे आसपास के उनको भी कंट्रोल किया करता था। कई बार जो है कई 100 विलेजेस इसके कंट्रोल में रहते थे, जहां पर गरीब किसान रहा करते थे, पीजेंट्स। अ स्मॉल मैनोरियल एस्टेट कुड कंटेन अ डजन फैमिलीज व्हाइल लार्ज एस्टेट्स माइट इंक्लूड 50 और 60। एक छोटा मैनोरियल एस्टेट जो है उसके अंदर कभी करीब 1 दर्जन फैमिलीज रहा करती थी, और बड़े से बड़ा जो एस्टेट हुआ करता था उसके अंदर करीब 50 से 60 फैमिलीज रहा करती थी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग नीडेड फॉर डेली लाइफ वाज फाउंडेड ऑन द एस्टेट। रोजमर्रा की जो भी चीजें यूज इस्तेमाल में आती थी वो आपको इस मिनरल एस्टेट में मिल जाती थी। ग्रेन वाज ग्रोन इन द फील्ड्स, अनाज उगाया जाता था खेतों में। ब्लैक स्मिथ्स एंड कारपेंटर्स मेंटेन द लॉर्ड्स इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयर्ड हिज वेपन्स। जो ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स हुआ करते थे वो लॉर्ड के घर के अंदर जो भी चीजें होती थी या वेपन्स वगैरह जो भी होते थे वो मेंटेन किया करते थे, रिपेयर किया करते थे। वाइल स्टोन मेसन्स लुक्ड आफ्टर हिज बिल्डिंग, जो मिस्त्री हुआ करते थे वो उसकी बिल्डिंग की तरफ ध्यान दिया करते थे और उसको रिपेयर किया करते थे। तो यानी कि सारी तरह के जो उस समय में एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था वो मिल जाता था यहाँ पे। Women spun and wove fabric and children worked in the Lord's wine presses. Women जो है वो बुनाईकार और फैब्रिक को बुनना काटना जो उसका काम किया करती थी, और बच्चे जो है वो लॉर्ड की वाइन प्रेसेस में काम किया करते थे, जहाँ पे वाइन बनाई जाती है उस पर काम किया करते थे। The estate had extensive woodlands and forests where the lords hunted. अब एस्टेट जो है वहां पे बड़े बड़े इनके वुडलैंड्स हुआ करते थे और फॉरेस्ट हुआ करते थे जहां पर ये हंटिंग के लिए जाते थे। They contained pastures where his cattle and his horses graze. यहाँ पे pasture lands भी हुआ करते थे जहाँ पे इनके जानवर जो हैं और horses जो हैं वो चरा करते थे। There was a church on the estate and a castle for defense. यहाँ पर चर्च भी हुआ करता था और एक कासल भी हुआ करता था, जब भी लड़ाई का समय हो तो वहां पे जाकर के ये लोग रहा करते थे, लॉर्ड जो है। ठीक है, मतलब कासल एज इनका जो घर हुआ करता था ना वही कासल की तरह बना रखा था। From the 13th century, some castles were made bigger for use as a residence for a knight's family. कई 13th century के बाद में बड़े बड़े कासल बनाए जाने लगे, जो इनके नाइट्स हुआ करते थे फैमिली के, उनके घर की तरह बनाए जाने लगे उनको, यानी उनको भी कासल इन लोगों ने प्रोवाइड कराए। इनफैक्ट इन इंग्लैंड कासल्स वर practically unknown before the Norman conquest and developed as centers of political administration and military power under the feudal system. अब इंग्लैंड के अंदर जो कासल हुआ करते थे प्रैक्टिकली वो उनकी जानकारी नहीं थी जब तक कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ, नॉर्मन्स ने आकर के वहां पर अपना कब्जा नहीं किया, और बाद में उनको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर्स के तौर पर डेवलप किया या मिलिट्री पावर के अंदर डेवलप किया इस फ्यूडल सिस्टम में। अभी तक हमने जो भी 2 पैराग्राफ्स पढ़े हैं उनमें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो यू कैन आस्क मी। नो मैम। मैम यस मैम यहाँ पर जो ये मैप जैसा दे रखा है वो उसके अंदर सिर्फ एक ही लॉर्ड का है ये पूरा एरिया? हाँ ओके। अब जैसे आज के जमाने में अगर आप देखें, ठीक है, तो आज तो क्या है, डेमोक्रेसी है। उस समय में क्या होता था, मोनार्कियल सिस्टम होता था, मोनार्की हुआ करती थी। तो अब जैसे इंग्लैंड की ही बात ले ली जाए तो इंग्लैंड के अंदर आज भी मोनार्की है, ठीक है, गवर्नमेंट सिस्टम तो है लेकिन फिर भी मोनार्कियल जो है उसको हेड माना जाता है। तो उनका जो राज्य हुआ करता था वो अलग होता था, उनके अंडर जो जमींदार हुआ करते थे उनके भी छोटे छोटे ऐसे बड़े बड़े राज्य बने हुए थे। उनको राज्य की कैटेगरी में हम ये वर्ड यूज नहीं कर सकते राज्य वाला, लेकिन काम उनके जो होते थे ना वो भी ऐसा लगता था देख करके, जब आप पढ़ेंगे इसको तो ऐसा ही आपको समझ में आएगा कि ये भी अपना एक छोटा सा राज्य चला रहे हैं, जिसमें खुद का इनका एक घर है, खुद का चर्च है, इसके बाद में इनके काम करने वाले जो लोग हैं जिनको इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है उनका एक विलेज है, इनकी फील्ड्स हैं, अलग अलग लैंड्स है, वुडलैंड्स हैं जहाँ पर ये शिकार करने जा रहे हैं, और पैस्चर लैंड्स अलग है जहाँ पे अपने जानवरों को मतलब चरने के लिए छोड़ रहे हैं। और ये सारे काम जो ये खुद से नहीं कर रहे हैं, ये जो विलेज में रहने वाले लोग हैं जिनको इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है उनसे करवा रहे हैं। तो ये एक आप समझ सकते हो कि ये खुद का इन्होंने एक छोटा सा राज्य जो है वो एस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, क्लियर है अब? यस। Okay, moving on to next paragraph. The manor could not be completely self-sufficient because salt, millstones and metalware had to be obtained from outside sources. अब इतनी सारी चीजें बसा लेने के बावजूद भी इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे कि इनको बाकी चीजें जो हैं वो उसके लिए completely दूसरे लोगों पर डिपेंड करना पड़ता था। जैसे कि नमक हो गया, मिल स्टोन्स हो गए, मेटल के सामान हो गया, उसके लिए इन्होंने बाहर के सोर्सेस पे डिपेंड होना पड़ता था। Those lords who wanted a luxurious lifestyle and were keen to buy rich
furnishings, musical instruments and ornaments not locally produced had to get these from other places. अब वो लॉर्ड जिनको एक लग्जरियस आरामदायक जिंदगी जीने का मन होता था, इच्छा होती थी या उनकी डिमांड होती थी, तो उनके लिए क्या था बेसिकली, वो उनको रिच फर्निशिंग आइटम्स हो गया, रिच अच्छा फर्नीचर हो गया, वो सारे आइटम हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या ऑर्नामेंट्स हो गए, जो ये लोकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें ये बाहर की प्लेसेस से ऑब्टेन करते थे। अब आते हैं द नाइट्स। 9th सेंचुरी के अंदर वहां पे फ्रीक्वेंटली वॉर्स होते थे यूरोप के अंदर, ठीक है। अब इमेच्योर पीजेंट सोल्जर्स जो हैं वो पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं थे कि वो लड़ाई कर सकें, तो उसके समय में क्या होता था, कैवलरी जो है उसकी जरूरत थी। कैवलरी बेसिकली क्या होता है, जो घुड़सवार सोल्जर्स होते हैं, अच्छी जो घोड़े पर सवार होकर के जो सिपाही लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए बोला जाता है कैवलरी, ठीक है। और जो घुड़सवार होते हैं बेसिकली जो लड़ते हैं, जिनको बहुत अच्छे स्किल्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनको बोला जाता है नाइट्स, ठीक है। तो उनका कैसे वर्चस्व बढ़ा, उनको कैसे उनकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ी, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। From the 9th century, there were frequent localized wars in Europe. The amateur peasant soldiers were not sufficient and a good cavalry was needed. This led to the growing importance of a new section of people, the knights. अब क्योंकि इनको अच्छी कैवलरी की जरूरत थी, इसीलिए वहां पर नया सेक्शन जो है वो ग्रो कर रहा था, जिसको बोला जाता था नाइट्स। They were linked to the lords, ये भी लॉर्ड से जुड़े हुए थे, just as the latter were linked to the kings. जैसे कि वो लोग जो जुड़े हुए थे किंग से, उसी तरह ये भी लॉर्ड से जुड़े हुए थे। अब जैसे कि हमने पहले देखा कि पहले राजा हो गया, फिर उसके बाद में लॉर्ड्स आ गए, फिर आ गए पीजेंट्स। तो पीजेंट्स और लॉर्ड के बीच में अब नए आ गए थे नाइट्स, ठीक है। ये एक सेक्शन जो है ये डेवलप हो गया था कैवलरी वाला, जिसमें घुड़सवार इंक्लूडेड थे। क्लियर है, समझ में आया? यस मैम। ओके, अब बात करते हैं नाइट्स की। ये भी जुड़े हुए थे लॉर्ड से। द लॉर्ड गेव द नाइट्स अ पीस ऑफ लैंड। लॉर्ड जो है इनको एक जमीन का टुकड़ा दिया करते थे, जिसको बोला जाता था कॉल्ड विफ, ठीक है। एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट इट, और इनको बोला जाता था कि अब आपने इसको प्रोटेक्ट करना है। द फिफ कुड बी इनहेरिटेड। इट एक्सटेंडेड टू एनीथिंग बिटवीन 1000 to 2000 acres or more, including a house for the knight and his family, a church and other establishments to his house, his dependents, besides a watermill and a wine press. अब इसके अंदर क्या देते थे, ये जो जमीन का टुकड़ा इसको दिया जा रहा है लॉर्ड के द्वारा, ठीक है। फिफ्थ, इसमें बेसिकली क्या क्या आता था, ये करीब, पहले तो एरिया बता रखा है कि ये करीब 1000 से 2000 एकर्स का होता था। इसके अंदर घर होता था और उसकी फैमिली के लिए रहने के लिए होता था कि ये रह सके। एक चर्च होता था, दूसरे एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि इसके घर में काम करने वाले जो लोग हैं उनका भी घर होता था, ठीक है, उस जमीन पर। इसके अलावा वाटरमिल और वाइन प्रेस भी उस पर दी जाती थी। As in the feudal manner, the land of the fief was cultivated by peasants. अब जैसे कि फ्यूडल मैनर में देखा जाता था, मैनर एस्टेट के अंदर काम किया करते थे पीजेंट्स, यहाँ पर भी लैंड पे जो फिफ दिया जा रहा है, जमीन दी जा रही है नाइट को, उस पर भी पीजेंट्स काम किया करते थे। इन एक्सचेंज द नाइट पेड हिज लॉर्ड अ रेगुलर फी एंड प्रॉमिस टू फाइट फॉर हिम इन वॉर। इसके बदले में नाइट जो है उसको प्रॉमिस करना होता था कि भाई आपको मैं आपकी जब भी लड़ाई में जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी तरफ से लड़ाई लड़ूंगा, और साथ साथ ये रेगुलर फी भी जो है पे किया करते थे लॉर्ड को। To keep up their skills, the knights spend time each day fencing and practicing tactics with dummies. अब ये अपने स्किल्स को, हुनर को भूले नहीं और उनको प्रॉपर पॉलिश करते रहे, उसके लिए ये क्या करते थे, रोज प्रैक्टिस किया करते थे और फेंसिंग किया करते थे डमीज के साथ में, ठीक है। अपने जो भी कलाबाजियां हैं या जो भी इनके हुनर हैं या जो भी इनके तरीके हैं, उनको डमीज पे प्रैक्टिस करते थे, लड़ाई के जो भी दाव पेच होते हैं उन सबको। A knight might serve more than one lord, but his foremost loyalty was to his own lord. अब एक नाइट जो है वो एक से ज्यादा लॉर्ड को भी सर्व कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी फॉरमोस्ट लॉयल्टी जो होती थी वो बेसिकली एक ही लॉर्ड को होती थी, ठीक है। क्लियर है? इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। Okay, moving on. In France, from the 12th century, minstrels traveled from manor to manor, singing songs which told stories, partially historical, partly invented, about brave kings and knights. अब फ्रांस के अंदर 12th सेंचुरी के अंदर मिनिस्ट्रल्स जो हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह गाया बजाया करते थे गाने, और गानों के अंदर वो इस तरह की कहानियां सुनाया करते थे जो बेसिकली हिस्टोरिकल हुआ करती थी, इतिहास पे बेस्ड थी, और उसमें बेसिकली जो ब्रेव
किंग्स और नाइट्स हुआ करते थे, उन पे बेस्ड ये स्टोरीज हुआ करती थी. इन एन एज when not too many people could read and manuscripts were few, these traveling bards were very popular. ये जो गाने बजाने वाले लोग हुआ करते थे उस जमाने के अंदर, इन्हीं के द्वारा जो चीजें बताई जाती थी गाए बजा करके, वही उससे ज्यादा लोगों को नॉलेज मिलती थी, क्योंकि उस समय में लोग बाग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ना तो वो पढ़ सकते थे, ना ही वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को समझ सकते थे. Many manors had a narrow balcony above the large hall where the people of the manor gathered for meals. This was the minstrel's gallery, from where singers and entertained nobles while they feasted. इस चीज को भी मार्क कर लीजिए. इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि कई सारे मैनर्स जो हुआ करते थे, इनमें छोटी बालकनी हुआ करती थी, जहां पर उसके पास में ही बड़ा हॉल हुआ करता था, जहाँ पे लोग बाग इकट्ठे होते थे मैनर के, और वो अपना खाना वगैरह खाया करते थे. अब जब वो खाना खाया करते थे, उसमें ही साथ में जो है मिनिस्ट्रल्स की गैलरी हुआ करती थी, जहाँ पे इन सिंगर्स को बैठाया जाता था जब वो खाना खा रहे हैं तो उनका मनोरंजन करने के लिए. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में? नो मैम. Okay. Moving on to the first order, the clergy. Catholic Church had its own laws and own lands given to it by the rulers and could levy taxes. कैथलिक चर्च जो थे उस समय में, उनके खुद के अपने कानून बने हुए थे, उनको खुद को भी जमीनें दी जाती थी रूलर्स के द्वारा, जिस पर वो टैक्स लिया करते थे. इट वाज दस अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन व्हिच डिड नॉट डिपेंड ऑन द किंग. इसीलिए वो बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जो राजा पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं था. एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वाज द पोप. और वेस्टर्न चर्च जो हुआ करते थे, उनके जो हेड थे वो हुआ करते थे पोप. ही लिव्ड इन रोम. वो रहा करते थे रोम के अंदर. क्रिश्चियंस जो है यूरोप के अंदर, उनको गाइड किया जाता था बिशप्स और क्लेरिक्स के द्वारा. द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय द बिशप्स एंड द क्लेरिक्स हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर. और इन्होंने ही फर्स्ट ऑर्डर जो है वो उसके कैटेगरी जो है एस्टैब्लिश करी थी. Most villages had their own church where people assembled every Sunday to listen to the sermon by the priest and to pray together. हर अधिकतर जितने भी विलेजेस गांव हुआ करते थे, उनका खुद का एक चर्च होता था जहाँ पे संडे को सब इकट्ठे होते थे, और जो भी उपदेश दिया जा रहा है, sermon दिया जा रहा है प्रीस्ट के द्वारा, उसको सुनते थे और वहां पर साथ में इकट्ठा होकर के प्रे किया करते थे. इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. Okay, moving on to the second paragraph. Everyone could not become a priest. हर कोई व्यक्ति priest नहीं बन सकता था. Serfs were banned as were the physically challenged. जो गुलाम हुआ करते थे, जो काम किया करते थे, नीचे कास्ट में जन्म लिया जिन्होंने, वो बैन थे, और जो फिजिकली चैलेंज थे वो भी बैन थे. वुमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट. विमेन जो है वो भी प्रीस्ट नहीं बन सकती थी. मैन हु बिकम प्रीस्ट कुड नॉट मैरी. जो लोग प्रीस्ट बन रहे हैं उनको शादी करना अलाउ नहीं था. बिशप्स वर द रिलीजियस नोबिलिटी. बिशप्स जो थे वो धार्मिक nobility थी. Like lords who owned vast land estates, the bishop also had the use of vast estates. अब जैसे lords हुआ करते थे, वैसे ही bishops भी हुआ करते थे, उनकी भी बड़ी बड़ी estates हुआ करती थी, और वो रहा करते थे बड़े palaces के अंदर. The church was entitled to a 10th share of whatever the peasants produced from their land over the course of the year, called a tithe. अब क्या था बेसिकली, चर्च जो है उनको वो एंटाइटल थे कि भाई पीजेंट्स जो भी उगा रहे हैं अपने लैंड पर, उसका 1/10वां हिस्सा जो है उनको चर्च को देना पड़ेगा एक टैक्स के तौर पे, जिसको बोला जाता था टिथ. Money also came in the form of endowments made by the rich for their own welfare and the welfare of their deceased relatives in the afterlife. अब मनी जो है चर्च के पास में एंडोमेंट्स के तौर पे भी आता था, जो बड़ी रिच फैमिलीज हुआ करती थी अपनी भलाई के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, जैसे हिंदू लोग कराते हैं अपनी पूजा अर्चना और फिर उसके बाद में दान दक्षिणा देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी चर्च के अंदर एंडोमेंट के नाम पर उनको जो रिच फैमिलीज हैं वो अपनी वेलफेयर के लिए कुछ चीजें करवाती थी, तो उसके हिसाब से वो उनको देती थी. या फिर उनके कोई रिलेटिव्स जो हैं उनकी डेथ के बाद में अच्छी जीवन रहे, अच्छा उनका आफ्टर लाइफ के जो है वो अच्छी रहे, उसके तौर पे भी वो इस तरह से मनी उनको देती थी. इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं. नो मैम. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हम इतना ही करेंगे. प्लीज conjure up your problems related to this chapter. We will discuss all of your problems in tomorrow's class. Till then, have a nice day ahead. God bless you all. Stay fit, stay healthy. Thank you, ma'am. Welcome.